आज हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 बार सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 है, इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं और 87 रूल्स हैं। तो आज हम चैप्टर 1 जो है प्रीलिमिनरी, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो रूल 1 है उसका नाम है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, क्लियर। यस सर। ओके ओके ओके। तो जो रूल 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, वो पढ़ लेते हैं, फिर इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। These rules may be called Central Civil Services Pension Rules 2021 and they shall come into force with effect from the date of their publication in the official gazette। और ये ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश हुए थे? 20 दिसंबर 2021। तो जो रूल 1 है उसमें इन रूल्स का जो टाइटल है वो दिया गया है शॉर्ट टाइटल सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। और ये किस डेट से फोर्स में आए हैं, ये डेट हमको याद रखनी है। इस स्लाइड में जो एक चीज हमको याद रखनी है वो ये डेट है 20 दिसंबर 2021। ये जो डेट है ये हमको याद रखनी है 20 दिसंबर 2021। अब हम सेकेंड रूल की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड रूल 2 जो है वो एप्लीकेशन है कि ये जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 है ये किन किन लोगों को एप्लीकेबल है। तो पहले इसको पहला पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। Save as otherwise provided in these rules shall apply to the government appointed on or before 31st day of December 2003, including civilian government servants in the defense services appointed tentatively to civil services and posts in connection with the affairs of the union which are born on pensionable establishment। तो इसमें ये कहा गया है कि इन नियमों में कुछ अलग से अगर प्रावधान है तो उसके अलावा ये रूल्स किन किन को एप्लीकेबल है। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एप्लीकेबल है जो कि 31 दिसंबर 2003 से पहले अपॉइंट हुए हैं। ये डेट हमें याद रखनी है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो है वो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को के ऊपर एप्लीकेबल है जिनकी अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 से पहले हुई है। इनमें जो डिफेंस फोर्सेस में, डिफेंस सर्विसेज में सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जैसे एयर फोर्स है, आर्मी है, इनमें जो सिविलियन की भर्ती होती है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है अगर वो परमानेंट कंफर्म हो जाते हैं सिविल सर्विसेज में इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन। These rules fly to, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है किन किन को ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये रेलवे सर्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है सीसीएस पेंशन रूल्स 2021। पर्सन्स इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, ये जो डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट है ये एम्प्लॉयर जो है कुछ लोगों को जो है वो एंगेज करता है टेम्पररी बेसिस पर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए उनको हायर किया गया है। तो ऐसे पर्सन्स जो कि कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट के तहत जो है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। जी किसी का माइक्रोफोन ऑन है जरा। पर्सन्स इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, इनको भी जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। रेलवे सर्वेंट्स को भी ये एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज।
तो जो जिन पर लोगों को इमरजेंसी फंड से पेमेंट की जाती है, उनको भी ये एप्लीकेबल नहीं है। हर डिपार्टमेंट ने कुछ इमरजेंसी फंड रखा होता है, जैसे हमने पढ़ा भी है कि कंटिजेंसी फंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी होता है। जब कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो उस फंड को बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के उसको यूज कर सकते हैं। और यूनियन गवर्नमेंट के पास ये जो कॉर्पस है वो 500 करोड़ का रहता है। तो ऐसी हर कोई डिपार्टमेंट है, अगर वो किसी आदमी को कंटिजेंसी से पे कर रहा है, इमरजेंसी फंड से पे कर रहा है, तो वो भी उनको भी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 एप्लीकेबल नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट है पर्सन एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जिन लोगों को एंटाइटलमेंट है, जिन लोगों की सीपीएफ जो है उन्होंने ये वाली ऑप्शन दे रखी है, उनको भी ये सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉइज हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, उनके लिए अलग से रूल है, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर्सन्स लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज। ऐसे लोग जो कि फॉरेन कंट्रीज में हेल्प एंड एडवाइस के लिए रखे गए हैं, या उनको हम डिप्लोमेटिक एजेंट्स बोलते हैं, कॉन्सुलर्स बोलते हैं, जो कि यहाँ से जो सिटीजन्स फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं उनको असिस्ट करने के लिए रखा जाता है, या उनकी हेल्प के लिए रखा जाता है, एडवाइस के लिए रखा जाता है, उनके ऊपर भी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो है वो लागू नहीं होंगे। तो एफ जो पॉइंट है इसमें कह रहा है पर्सन्स लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। तो ऐसे लोग जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, उनको भी ये रूल्स, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन्ड है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, तो ये एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे गए हैं तो उनको सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और इसमें लास्ट पॉइंट है पर्सन्स हुज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर regulated by or under the provisions of the constitution or any other law for the time being in force। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी सर्विस की जो कंडीशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान दिए गए हैं या किसी और कोई और कानून उनके लिए बनाया गया है उस समय, तो उनको भी ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये स्लाइड, जो दूसरी स्लाइड है हमारी, इसमें जो चीजें याद रखने वाली हैं वो एक तो ये डेट हमको याद रखनी है 31 दिसंबर 2003 के पहले के जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे उनको सीसीएस पेंशन रूल 2021 जो है वो लागू होंगे। जो सिविलियंस डिफेंस फोर्सेस में है, डिफेंस सर्विसेज में है, उनको लिए भी एप्लीकेबल होंगे। किन किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये हमको 2-3 बार हम इसको पढ़ेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है। रेलवे सर्वेंट्स को एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन्स इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, इनको भी एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, जो सीपीएफ ऑप्ट कर रखा है उनको भी नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज वालों को भी नहीं है। जो फॉरेन कंट्रीज में डिप्लोमेटिक कंसुलर्स है उनको भी नहीं है। पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इनके लिए भी नहीं है। और ऐसे पर्सन्स जिनके लिए अलग से कुछ संविधान में कुछ लॉ बनाया है या अलग से कानून है, उनको, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो 2003 से पहले के अपॉइंटी हो। आई होप ये दूसरी स्लाइड क्लियर हो गई होगी, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें ये और किन किन को एप्लीकेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीएस पेंशन रूल्स जो 1972 थे उसमें ये सारी चीजें जीआईडीज दी हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन दिया हुआ था, अब वो रूल में ही उसने इनकॉर्पोरेट कर ली है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। A government servant who was put on induction training on or before 31st day of December 2003 followed by appointment on regular basis after 31st day of December 2003। तो बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको कि
इंडक्शन ट्रेनिंग करनी पड़ी 31 दिसंबर 2003 से पहले, और बाद में जाकर वो रेगुलर बेसिस पे उसकी अपॉइंटमेंट हुई। तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी सीसीएस पेंशन रूल 2021 जो है वो लागू होंगे, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर भी लागू होंगे। मतलब उनकी इंडक्शन प्रोग्राम पहले चल पड़ा और वो रेगुलर जो है 31 दिसंबर 2003 के बाद जाकर हुए, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। A government servant who was initially appointed on or before 31st December 2003, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है जो 31 दिसंबर 2003 से पहले अपॉइंट हुआ था, in an establishment or department of central government whose employees were covered by a pension scheme other than Central Civil Services Pension Rules 1972, पूरा पढ़ लेते हैं इसको फिर समझते हैं। In a state government or an autonomous body under central government or state government having a non-contributory pension scheme similar to Central Civil Services Pension Rules 1972 and was subsequently appointed after 31st December 2003 in an establishment of a central government to which these rules apply। तो इसमें ये कहा गया है कि एक ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि इनिशियली उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो 31 दिसंबर 2003 से पहले हो चुकी थी। कहां हो चुकी थी? एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट या डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जहां पर कोई और पेंशन स्कीम चल रही थी। सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 वहां नहीं चल रहे थे, वहां कोई और पेंशन स्कीम चल रही थी, लेकिन वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर की थी। जो अभी हम नेशनल पेंशन सिस्टम पढ़ रहे हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर का है। तो अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो 31 दिसंबर 2003 से पहले किसी ऐसे डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का था, उसमें उसकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी और वहां पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 एप्लीकेबल नहीं थे, बट उस जैसी कोई पेंशन स्कीम जो थी वहां पर थी। सेकेंड पॉइंट में कहता है कि 31 दिसंबर 2003 से पहले वो किसी स्टेट गवर्नमेंट में था या किसी ऑटोनोमस बॉडी में था, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी थी या स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी थी, और वहां पर भी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी। मतलब सीसीएस पेंशन रूल 1972 एप्लीकेबल नहीं थे, कोई नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी वो वहां पर एप्लीकेबल थी, और बाद में उसको 31 दिसंबर 2003 के बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट मिल गई जहां पर ये रूल्स लागू थे। तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो है एप्लीकेबल होंगे। तो इस स्लाइड में दो ही बातें हमको समझनी है कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग कर रहे थे 31 दिसंबर 2003 से पहले और बाद में जाकर रेगुलर हुए हैं, उनको सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 मिलेंगे। और ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो 31 दिसंबर 2003 से पहले किसी और डिपार्टमेंट में थे या स्टेट गवर्नमेंट में थे या ऑटोनोमस बॉडी में थे जहां पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन कोई और पेंशन स्कीम थी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर, तो जब वो 31 दिसंबर 2003 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में आते हैं तो उनको भी ये रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो तीसरी स्लाइड आई होप सबको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं और किन किन को ये रूल्स जो है वो एप्लीकेबल हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि a government servant appointed after 31st December 2003 to a civil service or post in connection with the affairs of union, if he fulfills the conditions for coverage under these rules in accordance with any special or general order issued by government in this regard। तो इसमें भी ये कहा गया है कि यहां पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी अपॉइंटमेंट अगर 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई है सिविल सर्विस में या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट में, और कोई स्पेशल ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला है, कोई जनरल ऑर्डर निकाला है कि इस आदमी को, नो डाउट इसकी अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई है, लेकिन कोई स्पेशल ऑर्डर निकाला है कि इसको भी सीसीएस पेंशन रूल जो है 1972 अब जो है सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 हो गए हैं, उसको एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट को भी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 एप्लीकेबल होंगे जिनकी अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई है,
लेकिन वो सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करते थे इन रूल्स के अकॉर्डिंग, और उनकी अपॉइंटमेंट में एक स्पेशल ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला था कि दीज एम्प्लॉइज विल बी कवर्ड अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी ये जो रूल्स है सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 वो एप्लीकेबल होंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले टेम्पररी स्टेटस था जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स का 31 दिसंबर 2003 से पहले, उनको ये नहीं दिया गया था। बाद में वो कोर्ट गए और कोर्ट से वो जीत कर आए, तब ये जो है रूल हमारे सामने 4th पॉइंट दिख रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। Persons who were regularly appointed in government service after 31st December 2003 but were conferred temporary status on or before 31st December 2003 and such temporary status is followed without interruption by regular appointment in government service। तो ग्रुप सी वाला केस था ये जो कोर्ट में गया था कि इन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 31 दिसंबर 2003 से पहले टेम्पररी स्टेटस जो था वो मिला हुआ था। ये जो एम्प्लॉइज थे इनको रेगुलर स्टेटस कंफर्म, ये जो है परमानेंट अपॉइंटमेंट इनकी 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई। तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि 31 दिसंबर 2003 से पहले उनका स्टेटस टेम्पररी था और बाद में वो रेगुलर हो गए, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें जो है कोई ब्रेक नहीं थी उसकी सर्विस में, कोई इंटरप्शन नहीं था। मतलब जो रेगुलर अपॉइंटमेंट वाज फॉलोड बाय टेम्पररी स्टेटस विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई उसमें इंटरप्शन नहीं था। तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो है वो एप्लीकेबल होंगे। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। थैंक यू थैंक यू। यस सर, यस सर। 5th पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th। ये अभी ऐड हुआ है, केवीएस अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं केवी के एम्प्लॉइज, तो पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 4th पॉइंट प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर, जी सर। 4th पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी 31 दिसंबर 2003 से पहले अपॉइंटमेंट हो गई थी, लेकिन वो टेम्पररी स्टेटस था उनका। ये ग्रुप सी और डी एम्प्लॉइज में था, डी एम्प्लॉइज तो अब रहे नहीं, नोमेनक्लेचर खत्म हो गया है। तो ग्रुप सी एम्प्लॉइज जो कि टेम्पररी स्टेटस था जिनका, और 31 दिसंबर 2003 के बाद वो रेगुलर हुए और इस पीरियड के दौरान कोई ब्रेक नहीं थी, विदाउट एनी इंटरप्शन इन सर्विस, तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी जो है सीसीएस पेंशन रूल 2021 एप्लीकेबल जो है वो होंगे। जी सर, क्लियर हुआ सर? सर थैंक यू वेरी मच सर। यस सर। ओके। पॉइंट 5 है, the cases where in the event of death or discharge from service on the ground of invalidation in the case of a government servant who having been appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the union after 31st day of December 2003। तो ये हमें धर्मेंद्र सर ने जब एनपीएस पढ़ाया था, नेशनल पेंशन सिस्टम, तो उन्होंने बताया था कि जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन कर रहा है आजकल, तो उससे एक ऑप्शन फॉर्म लिया जा रहा है कि अगर भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाती है या वो सर्विस से इनवैलिड हो जाता है, उसमें कोई इस तरह से कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, वो अपंग हो जाता है या बीमार हो जाता है, मेडिकल ग्राउंड पे वो आगे सर्विस करने के लायक नहीं रहता है, तो उस सूरत में वो ओल्ड पेंशन सिस्टम जिसको कि हम सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 बोलते हैं, अब उसको हम सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 बोल रहे हैं, वो अपनी फैमिली जो है उसको फैमिली पेंशन उस रूल्स के तहत चाहिए या एनपीएस के तहत चाहिए। ये एक ऑप्शन फॉर्म आजकल जब कोई नया गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन करता है एनपीएस वाला, तो उससे ये ऑप्शन फॉर्म लिया जाता है। और जो पहले के हैं, बहुत पहले से हैं, उनसे भी जो है विद इन 6 मंथ्स जो है ये ऑप्शन फॉर्म लेना होता है। तो यहां पर ये कहा गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है या फिर उसको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है इनवैलिडेशन के कारण, इनवैलिडेशन पेंशन क्या होती है हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि वो बीमार हो गया या कोई उसमें डिफॉर्मिटी आ गई या कोई डिसेबिलिटी आ गई कि वो आगे नौकरी करने के लायक नहीं रहा, तो अगर वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में उस गवर्नमेंट सर्वेंट, बेशक उसकी अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई हो, तो अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को
जो है फैमिली पेंशन जो लगेगी वो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के अनुसार लगेगी, और अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट इनवैलिड हो जाता है तो उसको जो पेंशन लगेगी वो भी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के अनुसार उसको पेंशन लगेगी। तो केवीएस में अभी ये चीज आई नहीं है। जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो उनके लिए ये चीज अभी एप्लीकेबल है। तो इस स्लाइड में 3 बातें हमें पता चल रही हैं कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई है और उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर के साथ एक स्पेशल ऑर्डर निकला है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम लगेगी, सीसीएस पेंशन रूल 1972 लगेंगे, तो उनको भी ये जो रूल्स है सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 वो एप्लीकेबल होंगे। दूसरा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो ये है कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो 31 दिसंबर 2003 से पहले टेम्पररी स्टेटस था और उनको रेगुलर स्टेटस जो है वो परमानेंट 31 दिसंबर 2003 के बाद हुए हैं और इस दौरान उनकी कोई ब्रेक नहीं है सर्विस में, इंटरप्शन इन सर्विस नहीं है, तो उनको भी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 एप्लीकेबल होंगे। लास्ट जो पॉइंट है उसमें एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई है, जिनकी पहले हुई है उनको तो है ही ये प्रावधान, जिनकी बाद में हुई है अगर उनकी डेथ हो जाती है या वो सर्विस के लिए इनवैलिड हो जाते हैं तो उनकी जो फैमिली है या वो अगर इनवैलिड हो जाता है तो वो खुद जो है उनको सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 एप्लीकेबल होंगे। अब हम रूल 3 है, कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें, तो मैंने कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशंस ली हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी हैं जो आप सबको पता है, जैसे अकाउंट ऑफिसर क्या है, सब जानते हैं कि अकाउंट ऑफिसर का मतलब है कि एक ऐसा ऑफिसर जो अकाउंट को मेंटेन करता है, तो इसको मैंने नहीं लिया है। अलॉटी अभी पुखराज सर ने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अलॉटी का मतलब है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि एकोमोडेशन जिसको नाम पे अलॉट हुई है, तो ऐसे एवरेज इमोलूमेंट्स हैं, इमोलूमेंट, ये सब पूरा एक रूल है आगे इमोलूमेंट्स का, तो वहां हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी मैंने कुछ एक सिलेक्टेड डेफिनेशंस ली हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे पहला एक डेफिनेशन है भविष्य। भविष्य एक ऑनलाइन पोर्टल है। भविष्य मीन्स एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड ट्रैकिंग ऑफ सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ पेंशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट and the authorities concerned with the sanction of pension to the government servant। तो ये जो भविष्य है एक ऑनलाइन सिस्टम है, इसका क्या गोल है? इसका गोल ये है कि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी रिटायरमेंट ड्यूज होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, उनकी जो पेमेंट होनी है, या गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो डिलीवर करते हैं वो उसी दिन डिलीवर कर सके जिस दिन उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट हो। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब इसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बेनिफिट के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ये बनाया गया है। इसको हमने नाम याद रखना है, भविष्य मींस एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड ट्रैकिंग ऑफ सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ पेंशन बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट खुद अपनी जो है ट्रैक कर सकता है कि उसकी पेंशन कहाँ किस स्टेज पे पहुंची है। जी सर, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? सर कोई, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। जी जी बोलिए मैम, बोलिए। सर मुझे यहाँ पे कुछ पूछना था। बोलिए। कि ये जो पेंशन बेनिफिट्स हैं, अगर फॉर सम रीजन अगर उनको डेट ऑफ रिटायरमेंट पे नहीं दिए गए फॉर सम रीजन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो और उनको डिले किया गया, 3-4 महीने हो गया है, तो उनको कोई उसका बेनिफिट मिलता है? आई मीन कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, और जिम्मेवार ठहराया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिस्पॉन्सिबल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर पेंशन डिले हो रही है, उसको जिम्मेवार ठहराया जाएगा, और उसको किस तरह से कितने पीरियड के बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे। ओके सर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम चलते हैं, फॉरेन सर्विस। ये महबूब सर ने बहुत डिटेल में हमें पढ़ाई हुई है, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फॉरेन सर्विस का मतलब क्या है? Foreign service means service in which a government servant receives his pay with the sanction of the government from any source other than Consolidated Fund of India or Consolidated Fund of State or Consolidated Fund of Union Territory। तो इस पर ज्यादा डिस्कस करने की इसको जरूरत नहीं है, सब जानते हैं
कि फॉरेन सर्विस का मतलब है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गवर्नमेंट की सैंक्शन से किसी दूसरे सोर्स से जो है वो सैलरी उठा रहा है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो कंसोलिडेटेड फंड के बारे में आप सब जानते ही हैं कि ये आर्टिकल 266(1) है या 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें उसके तहत इसका प्रावधान होता है और इसमें जो रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्न करती है इनकम टैक्स पे, जीएसटी पे, वो सारा इस पे होता है। तो इस कंसोलिडेटेड फंड के अलावा अगर उसकी जो इनकम है वो किसी और सोर्स से है विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो उस सर्विस को हम फॉरेन सर्विस कहते हैं। ये दो डेफिनेशंस हैं, इकट्ठी मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ ऑफिस। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पहले पढ़ लेते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीन्स एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 टू द डेलीगेशन of financial power rules 1978 and includes such other authority or person whom the president may by order specified as head of department। तो ये जो एक रूल्स है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978, इसमें एक शेड्यूल 1 है। उस शेड्यूल में जो है डेजिग्नेट किया गया है कि इस डिपार्टमेंट में एचओडी कौन होगा। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका एचओडी कौन होगा, लेबर डिपार्टमेंट है उसमें एचओडी कौन होगा, ये शेड्यूल 1 है इन रूल्स के तहत। तो एक अथॉरिटी जो स्पेसिफाई की गई है शेड्यूल 1 में इन रूल्स में, उनके पास फाइनेंशियल पावर्स है, या फिर प्रेसिडेंट ने किसी अलग आदमी को जो है किसी डिपार्टमेंट का एचओडी बनाया है। और ये जो एचओडी होगा ये जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी के रैंक से नीचे का आदमी नहीं होगा, डेप्यूटी सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक का आदमी होगा। जैसे हमारे केवीएस में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो रीजनल ऑफिस में जो डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, डीसी सर बैठते हैं या डीसी मैडम बैठते हैं, उसको हम एचओडी बोलते हैं। ऐसे ही हेड ऑफ ऑफिस मींस ए गैजेटेड ऑफिसर डिक्लेयर्ड एज सच अंडर रूल 14 ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 एंड इंक्लूड्स such other authority or person whom the competent authority may by order specify as head of office। तो इन्हीं रूल्स में जो रूल 14 है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 में, उसमें ये कहा गया है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो फर्दर फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट कर देते हैं आगे किसी गेस्टेड ऑफिसर को, जो कि फाइनेंशियल पावर्स जिसके पास होती हैं। तो एचओडीज कर सकते हैं या जो डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो किसी गेस्टेड ऑफिसर को हेड ऑफ ऑफिस बना सकते हैं। जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय में जो प्रिंसिपल है वो हेड ऑफ ऑफिस हो जाएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी, बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सर, जी सर एचओडी विदाउट मतलब प्रेसिडेंट के कंसेंट के नहीं बन सकता है ना। जैसे हेड ऑफ ऑफिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाएगी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल या जनरल ऑर्डर जरूरी होता है क्या? सर ऐसा अभी जो मैंने थोड़े रूल्स देख रहा था, मैं आज शाम को डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 में देख रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो एक शेड्यूल 1 है इन रूल्स का, अब ये रूल्स जो है किसने जो रूल्स बने हैं डेफिनेटली प्रेसिडेंट की उसी से गजट से जब निकलते हैं तो उन्हीं का अप्रूवल रहता है। तो उसमें जो शेड्यूल 1 है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एचओडीज दिए हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसी अथॉरिटी जो स्पेशल ऑर्डर प्रेसिडेंट ने निकाला है उसको भी हम एचओडी मान सकते हैं, ये लिखा है। कोई और साथी एक्सप्लेन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। जब भी जी सर, ठीक है, बिल्कुल सही आपने बोला है। जो भी जब भी रूल बनते हैं तो उनमें पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है कि इसमें कौन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट मींस द फंड एडमिनिस्टर्ड बाय अ बॉडी व्हिच बाय लॉ और रूल हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ comes under the control of government and over whose expenditure the government retains complete and direct control। तो यहाँ पर लोकल फंड
एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट का मतलब है कि कुछ एक ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गई या म्युनिसिपैलिटीज हो गई, जिनके की जो कि खुद अपना फंड जो है वो मैनेज करती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जो कंट्रोल है वो किसका है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जो उनका एक्सपेंडिचर होगा उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसका कंप्लीट जो है और डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो होगा। ऐसी संस्थाएं हैं, केवीएस भी हम जो है वो मान सकते हैं कि वो अपना उसका भी उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ऐसी म्युनिसिपैलिटीज हो गई, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है उनको हम ऐसे फंड्स को जो संस्थाओं के पास, लोकल संस्थाएं जो हैं उनके पास रहते हैं, और उनको हम कहते हैं लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। युद्धवीर से तो जी सर, जी सर। सर थोड़ा सा मेरा माइक्रोफोन जो है ना वो थोड़ा अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। ये अच्छा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ ऑफिस में थोड़ा क्लैरिटी मुझे चाहिए। काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये दोनों टर्म। जैसे बता रहा हूँ, डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक के हमारे प्रिंसिपल भी होते हैं और डेप्यूटी कमिश्नर भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पॉइंट पी जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जहां तक बात आ रही है, इसमें कोई भी गजेटेड ऑफिसर के बारे में हम मेंशन किया हुआ नहीं है, जबकि हेड ऑफ ऑफिस में गजेटेड ऑफिसर को मेंशन किया गया है। जी सर। अब गजेटेड ऑफिसर ना तो हमारे प्रिंसिपल होते हैं और नहीं हमारे डीसी होता है। डीसी सर होते हैं। केवीएस सर, ये एक्चुअली हम रूल्स जो हैं ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हाँ, केवीएस में तो ना प्रिंसिपल गस्टेड है, ना डीसी जेसी जो भी है वो गस्टेड नहीं है। नहीं, ये जो है सर एडिशनल एडमिन जो है ना वो गजेटेड होते हैं और कमिश्नर होते हैं, दो ही होते हैं गजेटेड। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात जहां तक आती है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो प्रिंसिपल भी हो सकते हैं और डीसी भी हो सकते हैं। सर हेड ऑफ हाँ बोलिए सर बोलिए। बिकॉज यहाँ तक यह पेनाल्टी इम्पोज करने की बात आती है रूल 16 के तहत, तो प्रिंसिपल लेवल ग्रुप बी ऑफिसर तक के लिए वो ऑथराइज है पेनाल्टी इनिशिएट करने के लिए रूल 16 का। लेकिन जहां प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की बात आती है उनके रूल 16 के लिए हमारे डीसी इम्पावर्ड है। तो ये दोनों ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट में भी ये ट्रीट किए जा सकते हैं। लेकिन हेड ऑफ ऑफिस जहां तक कंसर्न है सर, अब या तो वो एडिशनल कमिश्नर एडमिन होंगे या फिर कमिश्नर केवीएस होंगे, इसमें थोड़ा डाउट है सर। नहीं सर, हेड ऑफ ऑफिस जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जूनियर नीचे है। आप ये मत सोचिए कि वहां गस्टेड लिखा है तो ये केवीएस के लिए रूल्स नहीं है कि आप सोचें कि गस्टेड ऑफिसर केवीएस में कमिश्नर है तो कमिश्नर इज हेड ऑफ ऑफिस, ऐसा नहीं है। जो हेड ऑफ ऑफिस है ये मतलब ये अब ये रूल्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो डीसी ही होंगे केवीएस में और हेड ऑफ ऑफिस प्रिंसिपल्स ही होंगे। ओके, और ये कमिश्नर का रोल क्या होगा सर? वो एक्चुअली हेड ऑफ डिपार्टमेंट कमिश्नर ही होंगे, लेकिन उन्होंने आगे डेलीगेट कर दिया है डीसीज को, है ना। अब जैसे कई हमको कोई भी चीज भेजनी होती है जिसमें एचओडी को लिखा हुआ है रूल्स में कि वो परमिशन देगा, तो प्रिंसिपल नहीं देता है, वो आरओ में डीसी साहब को भेज देता है कि वहां से जो है वो परमिशन आएगी एचओडी से। तो ये आप कंफ्यूज मत होइए कि गस्टेड ऑफिसर लिखा है तो गस्टेड ऑफिसर केवीएस में कमिश्नर है तो कमिश्नर इज हेड ऑफ ऑफिस, ऐसा नहीं। ये रूल्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं। केवीएस में जो है वो गस्टेड डीसी भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है, तो उस संदर्भ में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है। तो हेड ऑफ ऑफिस जो जी अगर आरओ के केस में अगर कहा जाए तो आरओ रीजनल ऑफिस के लेवल में तो हेड ऑफ ऑफिस में डीसी हो जाएंगे, और आरओ के ही केस में डिफरेंट जो आरओज है हमारे उसके केस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कमिश्नर हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं सर, बिल्कुल, है ना। स्कूल लेवल में हेड ऑफ ऑफिस कंसर्न प्रिंसिपल और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस कंसर्न रीजन के डेप्यूटी कमिश्नर। बिल्कुल सही सर। लेकिन अगर रीजनल ऑफिस की जहां तक बात आती है, रीजनल ऑफिस के स्टाफ की जहां तक बात आती है, उस केस में हेड ऑफ ऑफिस कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और उसके कंसर्निंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएंगे कमिश्नर। जी सर, जी सर, यही तो सर। जी सर, और कोई साथी कुछ इस पे कहना चाहता है तो प्लीज अपने विचार रखें। इसमें अपॉइंटिंग ऑथोरिटी शुड बी कंसीडर्ड एज एचओडी। जैसे इन केस ऑफ रीजनल ऑफिस अगर अपॉइंटिंग ऑथोरिटी उनका डीसी है तो वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीसी होना चाहिए, इवन दे आर वर्किंग इन रीजनल ऑफिस ऑल्सो। जी सर, जी सर। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से यहाँ संबंध नहीं रहेगा मुझे लगता है युद्धवीर सर ना। जी एचओडी के संदर्भ में बिल्कुल ऑफिस तो छोटा ही रहेगा। जो सर कह रहे थे ऑफिस तो छोटा हो गया तो हेड ऑफ ऑफिस तो छोटा ही रहेगा, तो यही चीज है। और केवीएस से रिलेट ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल राहुल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़े फिर। श्योर।
तो ये रूल इस स्लाइड में ये थोड़ी सी एक डेफिनेशन है, इनको हम देख लेंगे। एक और डेफिनेशन है माइनर। माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है, उनको अगर फैमिली पेंशन लगनी है तो कोई उनका गार्डियन जो है वो होना चाहिए, उनको इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह जो है भरना पड़ता है। तो माइनर जब भी यहाँ रूल्स में आएगा तो इसका मतलब पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला है बैंक्स सेलेक्टेड इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स एज स्पेसिफाइड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और दूसरा है पोस्ट ऑफिस, तीसरा है ट्रेजरी इंक्लूडिंग सब ट्रेजरी, और फोर्थ है अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी में ये 4 जो हैं, एक है बैंक्स जो कि सेलेक्ट होंगे इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन, पोस्ट ऑफिस होंगे, ट्रेजरी होगी या सब ट्रेजरी, और फोर्थ अब उन्होंने ऐड कर दिया है अकाउंट्स ऑफिसर। रूल 4 है गवर्नमेंट सर्वेंट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विसेज एंड पोस्ट टू विच दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विसेज एंड पोस्ट टू विच दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है और वो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 उस पर लागू हो रहे हैं और उसका ट्रांसफर ऐसे डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है जहां पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ट्रांसफर्ड परमानेंटली, परमानेंटली वर्ड देख लीजिएगा, इस पे थोड़ा मैं a government servant who is transferred permanently to a service or post to which these rules apply, from a service or post to which these rules do not apply, shall become subject to these rules, provided that it shall be open to him within 6 months of the date of issue of the order of his permanent transfer, or if he is on leave on that day within 6 months of his return from leave, whichever is later, to elect to be governed by the pension rules to which he was subject immediately before the date of his transfer. तो इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका ट्रांसफर परमानेंट, जिसका ट्रांसफर जो है एक ऐसी सर्विस या ऐसी पोस्ट पे हो जाता है जहां पर ये जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 एप्लीकेबल नहीं है, तो वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो उसको एक ऑप्शन देना होगा विद इन 6 मंथ्स, डेट, ये पीरियड याद रख लेंगे, विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर ऑफ हिज परमानेंट ट्रांसफर। जिस डेट में उसका परमानेंट ट्रांसफर का ऑर्डर हुआ है उसके विद इन 6 मंथ्स उसको ये जो है ऑप्शन देना होगा कि वो जो पहले सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 उस पे लागू थे उन्हीं के तहत वो रहना चाहता है, या जो जिस डिपार्टमेंट में वो जा रहा है उसके पेंशन रूल्स को वो फॉलो करना चाहता है। अगर वो उस दिन छुट्टी पर है, अगर वो लीव पर है डेट ऑफ ऑर्डर वाले दिन, तो उसको जिस दिन वो रिटर्न करेगा लीव से उसके बाद विद इन 6 मंथ्स उसको ये जो है ऑप्शन देना होगा। रिटर्न में ये ऑप्शन उसको एक्सरसाइज करना होगा और जिस अथॉरिटी ने उसका परमानेंट ट्रांसफर ऑर्डर किया होगा उसको ये ऑप्शन जो है कम्युनिकेट करेगा और ये जो ऑप्शन एक बार वो देगा वो फाइनल होगा। तो ये कुछ ज्यादा बड़ा रूल नहीं है, इसमें बस यही बात बताई गई है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर ऐसे डिपार्टमेंट में या ऐसी सर्विसेज में या ऐसी पोस्ट पे हो जाता है जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है तो उसको भी गुरप्रीत सर, जी सर, जी सर, ये थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें। ये पहले जहां था वहां एप्लीकेबल थे और अब जहां मतलब पहले जहां था वहां एप्लीकेबल नहीं थे और अब जहां आया है वहां एप्लीकेबल हैं, इस तरह है ये बात। अच्छा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ? हाँ हाँ जी सर, उल्टा हो रहा है सर। ओके ओके ओके, एक बार पढ़ लेते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ट्रांसफर्ड परमानेंटली टू अ सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई फ्रॉम अ सर्विस, हाँ राइट राइट सही बोल रहे हैं, फ्रॉम अ सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई, सही बोल रहे हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इसमें यह कहा गया है कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसकी ट्रांसफर जो है एक ऐसे डिपार्टमेंट में हो जा रही है
जहां पर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो है वो एप्लीकेबल हैं, और जो पिछला डिपार्टमेंट था वहां पर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं थे, तो उसको विद इन 6 मंथ्स ये ऑप्शन जो है ये देनी होगी। अगर वो लीव पर है तो जिस दिन वो ज्वाइन करेगा लीव के बाद, उसके बाद उसको विद इन 6 मंथ ये जो है ऑप्शन देनी होगी। तो आगे जाकर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर जो है ऑटोनोमस बॉडी से सेंट्रल गवर्नमेंट में आया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में आया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में गया है, तो किस तरह से उसको जो है सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 लागू होंगे, क्या क्या लाइबिलिटी होगी। अगर ऑटोनोमस बॉडी से गया है तो पिछली सर्विस की जो भी पेमेंट होगी वो ऑटोनोमस बॉडी को कंट्रीब्यूट, ये सारे रूल्स हम आगे जाकर डिटेल में और पढ़ेंगे। जी सर, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? सर जी मैम। सर यहाँ पे हमने अभी बात की कि पेंशनेबल जॉब से नॉन पेंशनेबल में जा रहा है वो। जी जी नहीं, नॉन नहीं। पेंशनेबल जॉब से हाँ। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है, नॉन पेंशनेबल नहीं है, मतलब हो सकता है वहां कोई और पेंशन स्कीम जो है वो एप्लीकेबल हो। देखिए सीसीएस की बात कर रही हूँ मैं, सीसीएस रूल जहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो फर्स्ट वाला आपने किया है उसमें आप बता रहे हैं कि नॉन पेंशनेबल से पेंशनेबल में जा रहा है, तो उसको अपना विद इन 6 मंथ अपना ऑप्शन देना होगा। जी जी जी, एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा समझिए कि ऐसे डिपार्टमेंट से जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है जहां पर सीसीएस पेंशन रूल्स एप्लीकेबल हैं। अच्छा, अगर उल्टा हो तो एप्लीकेबल है और नॉन एप्लीकेबल वाले में जा रहा है तो भी क्या उसको ऑप्शन देना पड़ेगा? नहीं, तब अगर उसमें आगे हम पढ़ेंगे कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑटोनोमस में जा रहा है ना, तो क्या होगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट में जा रहा है जहां पर ये रूल्स एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आगे जाकर पूरा डिटेल में है उसमें कि अगर ऑटोनोमस में जा रहा है तो ऑटोनोमस को सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका उतनी सर्विस का शेयर जो है ऑटोनोमस बॉडी को देना पड़ेगा। इस तरह से आगे है। तो अभी इसमें यही कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ही इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विसेज टू विच दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई, है ना। उसकी ट्रांसफर ऐसे सर्विसेज से हो रही है जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, और ट्रांसफर कहाँ हो रही है, जहां ये रूल एप्लीकेबल है। तो उस केस में उसको 6 महीने में ऑप्शन देना है कि वो पहले वाले जो है पेंशन लेना चाहता है पहले वाले डिपार्टमेंट की जहां ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं थे, या वहां की लेना चाहता है जहां ये रूल्स एप्लीकेबल है। मतलब बेनिफिट का चॉइस वो दे सकता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा चैप्टर 1 जो है ये खत्म हो गया। इसमें 4 ही रूल्स हैं, तो इसको आप लोग जरूर रिवाइज करिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। सर कंटिन्यू करें 5-10 मिनट। रूल 5 हाँ सर कर सकते हैं। हाँ, रूल 5 कर लेते हैं सर। रूल 5, क्लेम्स टू पेंशन और फैमिली पेंशन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एनी क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन shall be regulated by the provisions of these rules in force at the time when a government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies as the case may be। तो इसमें बड़ी सिंपल सी चीज बताई गई है कि जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई रिटायर कर जाता है, या उसको रिटायर कर दिया जाता है, या उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या उसको रेजिग्नेशन उसका एक्सेप्ट कर लिया जाता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय जो भी क्लेम होगा पेंशन का या फैमिली पेंशन का, वो क्लेम जो है रेगुलेट होगा उस समय जो प्रोविजंस होंगी इन रूल्स के तहत। जो भी उस समय जो प्रोविजंस होंगी इन रूल्स के तहत, उन रूल्स के तहत उसका जो क्लेम है वो सेटल किया जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, the day on which a government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service as the case may be shall be treated as his last completed working day and the date of death shall also be treated as completed working day। लेकिन इसमें एक जो है एक्सेप्शन है, उसको हम अभी पढ़ते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर जो लास्ट उसका वर्किंग डे होगा, जिस दिन वो रिजाइन कर रहा है, या जिस दिन उसको रिटायर हो रहा है, या जिस दिन उसको रिटायर कर दिया गया है, या डिस्चार्ज कर दिया गया है, या उसका रिजाइन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो दिन उसका लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे माना जाएगा। अगर वर्किंग डे ऑफिस में अगर एम्प्लॉय आया उसकी डेथ हो जाती तो भी उसको लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे माना जाएगा।
लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये कह रहा है कि मान लीजिए कि लास्ट डे पे जिस दिन वो रिटायर होना था या जिस दिन उसकी डेथ हो गई, उस दिन वो ड्यूटी से एब्सेंट था, एम्प्लॉई जो है वो लीव पर है या सस्पेंशन है, तो जो उसका लास्ट वर्किंग डे है, अगर मान लीजिए लीव के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो जो डे ऑफ डेथ है वो लीव ही मानी जाएगी। अगर सस्पेंशन के दौरान डेथ हो जाती है तो जो डे ऑफ डेथ होगा वो उसका सस्पेंशन वाला दिन ही माना जाएगा, उस दिन उसको ड्यूटी नहीं मानी जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की लीव के दौरान डेथ हो जाती है तो वो जो डेथ वाला डे है उसको क्या माना जाएगा, उसको एक वर्किंग डे माना जाएगा या उसको लीव ही ट्रीट किया जाएगा? तो आंसर होगा कि उसको लीव ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये प्रोवाइडेड दैट, पढ़ लेते हैं इसको, प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ was absent from duty on leave or otherwise or was under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension. I hope ये चीज क्लियर हो गई होगी। जी सर पूछिए। सर बस इसमें थोड़ा सा अगर ये क्लियर अगर कर देते, जैसे जो 1972 वाला रूल्स था उसमें एकदम क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन था कि वो लीव पे रहेगा और मेडिकल बेसिस पे रहेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट रहेगा तभी वो पार्ट ऑफ लीव होता है, मतलब उसमें ये रहा, या शायद अगर हो उसमें ऐसा भी प्रावधान रहा हो इस तरह तो वो तो बता दीजिएगा। इसमें मैं देख रहा हूँ 21 वाले में इन्होंने ये कंडीशन मेडिकल सर्टिफिकेट वाली नेसेसरी नहीं की है। तो सर मतलब आज की डेट में अगर ये कहा जाए कि अगर उसको नॉर्मली ईएल ग्रांट किया गया था और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट की बेस पे तो भी वो लीव का पार्ट माना जाएगा, तो क्या सर 1972 वाले में भी ऐसा था क्या, या मुझे ना पता हो इसलिए मैं पूछ रहा था। अगर अब ऐसा ना सर, लास्ट में एक रूल इसमें दिया गया है कि इन रूल्स के एप्लीकेबल होने के बाद इससे पहले जितने भी रूल्स थे सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 वो सब नल एंड वाइड माने जाएंगे। लेकिन इन रूल्स को अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं कहीं बीच में ये दिया गया है कि इस रूल के तहत जो ऑप्शंस हैं वो सारे वही रहेंगे जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत रहेंगे। तो ये भी उसमें 72 में भी एक ये जीआईडी दिया हुआ था कि जिस दिन मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पर है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जो है ड्यूटी मानना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली तो प्रेजेंट है नहीं स्कूल में। तो ऐसा जीआईडी वहां भी एक दिया हुआ है, मैं ढूंढ के उसको ग्रुप में बेशक डाल दूंगा। तो अभी हम इसी को सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत अगर हम पढ़ते हैं तो उसने बोला है कि अगर वो सस्पेंशन के दौरान उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको जो है वो सस्पेंशन वाला पीरियड माना जाएगा। अगर एब्सेंस है, क्लियरली लिखा है, अगर एब्सेंस है तो वो एब्सेंस मानी जाए, अगर लीव पर है तो लीव, और अदरवाइज कोई भी तरह की अगर उसकी डेथ वाले दिन जो भी है वही उसका जो है वो माना जाएगा। जी सर। थैंक यू सर। ओके सर एक्सक्यूज मी। जी जी बोलिए मैम। सर फोर्थ वाला जो पॉइंट था उसका जरा सेकंड पॉइंट एक बार आप क्लियर कर ली, इसके पहला वाला स्लाइड, ये वाला द ऑप्शन अंडर, ये वाला मैम। हाँ सर, हाँ, the option under the proviso to sub rule 1 shall be exercised in writing and communicated to the authority making such order of transfer। तो इसमें ये कहा गया है, हाँ जी, इंटरप्रेट कि जहां पर सीसीएस रूल्स नहीं लागू हो रहे थे वही डिपार्टमेंट था, पेरेंट डिपार्टमेंट उसका बिल्कुल, जिस उनको बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। सर और क्लास तो नहीं है कोई ना, कंटिन्यू करूं? हाँ नहीं, कोई दूसरी क्लास नहीं। तो चलो सर फिर एक रूल और पढ़ लेते हैं फिर, अभी 8:52 ही हो रहे हैं। लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पेंशंस, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट अर्न 2 पेंशंस इन सेम सर्विस और पोस्ट एट द सेम टाइम और बाय द सेम कॉन्टिन्यूअस सर्विस। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सेम सर्विस के लिए 2 पेंशन जो हैं वो अर्न नहीं करेगा। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो दोबारा से सेम सर्विस में, सेम डिपार्टमेंट में री एम्प्लॉयमेंट हो जाती है उसकी, तो उसको उस सर्विस के लिए 2 पेंशन नहीं मिलेंगी, सेम सर्विस के लिए, सेम पोस्ट के लिए 2 पेंशन उसको नहीं मिलेंगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन दी हुई है
एक एक्सेप्शन है रूल 19 और दूसरी है रूल 20। तो रूल 19 आगे आएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। रूल 19 है कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो री एम्प्लॉय होता है और उसकी प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस जो है वो काउंट होती है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट की काउंट होती है री एम्प्लॉयमेंट होने पर। और रूल 20 है काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बिफोर सिविल एम्प्लॉयमेंट, की सिविल एम्प्लॉयमेंट जब उसकी री एम्प्लॉयमेंट हो रही है सिविल डिपार्टमेंट में, तो उससे पहले अगर उसने मिलिट्री सर्विस दी है तो वो भी काउंट कर ली जाती है। तो ये जो एक्सेप्शन है ये रूल 19 और रूल 20 में है। जी सर बोलिए। सर जी मैडम बोलिए। सर ये जो 19 में आपने बताया कि जी। उसकी सर्विस काउंट होगी, तो अगर मैं समझ ठीक पा रही हूँ तो जब सर्विस काउंट होगी सर तो पेंशन तो वैसे भी नहीं बनेगी, इजंट इट सर? अगर हमने सर्विस को कैरी फॉरवर्ड किया, उसको काउंट कराया, तो फिर उस वाले डिपार्टमेंट से पेंशन तो नहीं बनेगी या बनेगी सर? नहीं बन भी सकती है अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट उसका चेंज हो रहा है ना। जी सेम सर्विस नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट उसका चेंज हो रहा है, ठीक है, और वो कुछ पेंशन का पार्ट जो है वो इग्नोर उसका हो रहा है, तो कुछ पोर्शन उसको पेंशन का मिलेगा वहां भी, है ना। मतलब तो ये जब पॉसिबल है जब कि हमने हाँ, सर्विस भी काउंट करा ली नए डिपार्टमेंट में और हमने पेंशन भी ले ली, दोनों ये चीजें पॉसिबल जब है सर? रूल 19 आएगा ना मैडम तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए ये एक्सेप्शन है। तो ओके वहां जब आपका डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू तो यहाँ ये कहा गया है कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 19 और रूल 20 अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन पेंशन और रिटायरिंग पेंशन और कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन और हु इज इन रिसिप्ट ऑफ कंपैशनेट अलाउंस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशंस हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में। बाद में ये फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहता है कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 19 और रूल 20 अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन और कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन or who is in receipt of compassionate allowance on having been dismissed or removed from service is subsequently re-employed shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment। सिर्फ ये जो सेपरेट पेंशन है और ग्रेचुटी है ये किस में एक्सेप्शन है? रूल 19 और रूल 20 में। बाकी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सुपर एनुएट मतलब पूरे 60 साल पूरे करके रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पेंशन मतलब उसने खुद से वीआरएस ले लिया है, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन मतलब उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया है, और अगर उसको डिसमिस किया था तो कंपैशनेट अलाउंस गवर्नमेंट देती है उसके बीवी बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो अगर फिर बाद में वो फिर दोबारा से री एम्प्लॉय हो जाता है तो फिर वो सेपरेट पेंशन और ग्रेचुटी का हकदार नहीं होगा। सिर्फ जो दो एक्सेप्शंस मैं बता रहा हूं रूल 19 और 20 उसमें सेपरेट पेंशन और ग्रेचुटी जो है वो उसको मिलेगी। इसमें भी एक प्रोविजन है, provided that a government servant who was previously appointed in an autonomous body or a PSU public sector undertaking and was subsequently appointed with proper permission of that body or undertaking in the government service on or before 31st December 2003 will be eligible for pension and gratuity for the service rendered in the government in addition to the pension and gratuity if any received by him from the autonomous body or the public sector undertaking for the service rendered in that body or undertaking। तो इसको हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई ऐसा एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो 31 दिसंबर 2003 से पहले किसी ऑटोनमस बॉडी में या पीएसयू में जो थी उसकी अपॉइंटमेंट थी, और फिर वो थ्रू प्रॉपर चैनल प्रॉपर परमिशन लेकर ऑटोनमस बॉडी से या पीएसयू से एक प्रॉपर परमिशन लेकर जो है वो बाद में दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो है वो चला जाता है। तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है ऑटोनमस बॉडी से भी ग्रेचुटी और पेंशन जो है वो मिलेगी, और जो दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वहां से भी उसको ग्रेचुटी और पेंशन जो है वो मिलेगी। जो ग्रेचुटी की यहाँ पर बात जो कर रहा है
उसमें ये कहा गया है कि अगर हम मान लेते हैं कि उसने ऑटोनोमस बॉडी में 20 साल नौकरी की है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, और बाद में उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में 15 साल नौकरी की है, तो जो दोनों डिपार्टमेंट्स से उसको ग्रेचुटी मिली है, वो ग्रेचुटी जो उसको मिलेगी, वो अगर हम ये मानकर चलें कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं गया है या ऑटोनोमस में ही रहता, तो जो 35 इयर्स के लिए उसको ग्रेचुटी मिलनी थी, उससे वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो टोटल उसकी सर्विस का स्पेल है 35 इयर्स, 20 साल उसने ऑटोनोमस में किया और 15 साल उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में किया, तो 35 इयर्स अगर वो किसी एक में करता तो जो उसको ग्रेचुटी मिलती, इन दोनों का सम जो है उस ग्रेचुटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो रेजिग्नेशन है, ये प्रॉपर रेजिग्नेशन होना चाहिए, जिसमें कि उसने परमिशन जो है वो प्रीवियस डिपार्टमेंट से परमिशन जो है वो ली होगी। और एक पॉइंट मैं बोल देता हूं सर, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं। जो गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट में वो जा रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट, उस गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ऑटोनोमस बॉडी का जो पोर्शन होगा ग्रेचुटी का या पेंशन होगा, तो जिस गवर्नमेंट में वो जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी जो लाइबिलिटी है वो नहीं होगी। जी सर, अब पूछिए। वो दोबारा तो repeat सर कर दूं? ये जो जी सर, ये जो लेंथ ऑफ पोर्शन है, जहां उसकी सर्विस ज्यादा रहेगी उस हिसाब से ग्रेचुटी देखना है क्या हमें? नहीं सर, देखो मान लीजिए उसने 20 साल वहां नौकरी की है, तो वहां मान वाला लो 10 साल डिपार्टमेंट 10 साल ही करी है सर, गवर्नमेंट में ज्यादा की है, बिल्कुल। तो फिर गवर्नमेंट वाले के हिसाब से हम मान के चलेंगे क्या उसकी ग्रेचुटी कितनी होती? जो एट द टाइम उसके जो इमोल्यूमेंट्स होने थे, किसी एक हाँ, में, वही दोनों में लिखा है उसने कि चाहे ऑटोनोमस में मान लीजिए कि पूरा स्पेल उसने ऑटोनोमस में किया है या पूरा स्पेल जी। उसने गवर्नमेंट में किया है, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों का सम जो है। जी जी सर, जी और कोई पूछना चाह रहा है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। क्या सर? जी मैडम। सर, जो अभी आपने इस वाले पॉइंट में पढ़ाया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑटोनोमस बॉडी या फिर पीएसयू से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, तो Right. कि वाइस वर्सा भी हो जाएगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट से पीएसयू या फिर ऑटोनोमस बॉडी में भी जा सकता है? इन दैट केस आल्सो द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल? जी मैम, हाँ मैम, ऐसा है, इसके लिए आगे जो है ना 4-5 रूल्स स्पेसिफिकली इसी के लिए बने हैं। इफ ए गवर्नमेंट इज मूविंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ इज गोइंग फ्रॉम ऑटोनोमस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ इज गोइंग फ्रॉम, तो वहां पर पूरे डिटेल है कि किसकी कितनी लायबिलिटी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये टाई अप हुआ है कि चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में कोई जाता है या स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, तो लायबिलिटी जो बाद वाला डिपार्टमेंट है उस पे रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट वाले पोर्शन का भी पेंशन और ग्रेचुटी सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। इसी तरह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी रहेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पोर्शन का भी देगा। लेकिन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ऑटोनोमस से सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो ऑटोनोमस को ही देना पड़ेगा। तो ये आगे 3-4 रूल्स हैं, वहां बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, तो ये एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम खत्म कर लेंगे आज का काम। इसमें ये कहा गया है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, ही शैल नॉट अर्न 2 पेंशन्स इन सेम सर्विस और पोस्ट एट द सेम टाइम और बाय द सेम कॉन्टिन्यूअस सर्विस की। अगर वो सेम सर्विस में दोबारा से री एम्प्लॉय हो रहा है, तो उसको 2 पेंशन जो है वो नहीं मिलेंगी। फिर दूसरे पॉइंट में वो ये कह रहा है कि रूल 19 और 20 को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सुपर एन्युएट कर रहा है, उसको सुपर एन्युएट पेंशन मिल रही है, रिटायरिंग पेंशन मिल रही है, या कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, या कंपैशनेट अलाउंस मिल रहा है, और बाद में वो फिर री एम्प्लॉय हो जाता है, तो उसको सेपरेट पेंशन और ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 31 दिसंबर 2003 से पहले किसी ऑटोनोमस बॉडी में था या पीएसयू में था, और उसने प्रॉपर परमिशन के साथ जो है रिजाइन वहां किया है, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसने ज्वाइन किया है, तो उसको दोनों तरफ से, मतलब जो ऑटोनोमस बॉडी थी या पीएसयू थी, वो उसको पेंशन और ग्रेचुटी तो देगी ही देगी, और जहां पर वो जाएगा वहां पर भी वो पेंशन और ग्रेचुटी का हकदार जो है वो होगा। लेकिन इसके लिए क्या शर्त है कि उसको प्रॉपर रेजिग्नेशन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को देना होगा पीएसयू में और ऑटोनोमस बॉडी में, और उसका जो रेजिग्नेशन है ऑटोनोमस बॉडी को जो उसने रेजिग्नेशन दिया होगा, वहां पे क्लियरली मेंशन होगा कि जो एम्प्लॉय है ये इसलिए रिजाइन कर रहा है कि ये गवर्नमेंट
में एक पोस्ट ज्वाइन करने जा रहा है विद प्रॉपर परमिशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू, तो एक प्रॉपर परमिशन से वो जा रहा हो। और दूसरी बात ये है कि जो उसने पीरियड स्पेंड किया होगा ऑटोनोमस बॉडी में या फिर पीएसयू में, उस पीरियड की गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी जो लाइबिलिटी है वो नहीं होगी। तो आज हम फिर रूल 6 तक ही रखते हैं। जी सर पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर अगर कोई पर्सन पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर होके ज्वाइन करता है किसी और डिपार्टमेंट में, तब क्या होगा सर? उसे पेंशन मिलेगी सर दोनों साइड से? मिलिट्री सर्विसेज जो है मैडम वो काउंट हो रही है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रूल 20। रूल 20 के तहत जो है वो जो है बिल्कुल मिलेगा मैम। आप देखिए कितने सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिटायर होकर आ रहे हैं, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस की पेंशन भी मिल रही है, बाद में वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां से भी वो ले रहे हैं। वहां अगर अगर वो एम्प्लॉय उसने पैरामिलिट्री में आफ्टर 2003 ज्वाइन किया था तब भी सर? मैडम दोबारा बोलेंगे जरा। सर अगर किसी एम्प्लॉय ने पैरामिलिट्री में आफ्टर 2003 यानी आफ्टर 31 दिसंबर। नहीं 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 मैडम, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। 2003 के बाद, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी 2003 के बाद जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम ही चल रहा है ना। थैंक यू। तो वहाँ उनको ये रूल्स नहीं। हाँ जी जी सर। जी मैडम बोलिए। सर ये जो हमने नेशनल पेंशन में पढ़ा था कि 2 टियर में हम एक और लाइक इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक पेंशन अर्न कर सकते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी ना? क्या चीज मैम? नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना कि एक इन्वेस्टमेंट करके 2 टियर वाले में एक अपने लिए एडिशनल इनकम हम अर्न कर सकते हैं पेंशन के लिए आफ्टर द रिटायरमेंट, तो वो वाला तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा इस वाले रूल? नहीं नहीं मैडम, दैट कैन बी डन। बिल्कुल भी। ओके सर। जी धर्मेंद्र सर, इतना ही रखें आज। यस सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर। जी सर।